तो फिर आज आपका शुरू करने जा रहे हैं इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है कि जहां तक आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 3 रहती थी अपने पास, उनको फिनिश करने के बाद अब बारी आ जाएगी एफ ब्लॉक मेंबर्स की। हाँ, तो देखो आपके पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों को जो सीरीज पढ़नी है, 2 सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। एक होगी अपने पास लेंथेनॉइड्स की और दूसरी रहेगी यहाँ पर एक्टिनॉइड्स की। ठीक है, लेंथेनॉइड्स का मतलब है कि जहां से अपने पास एलिमेंट्स स्टार्ट होंगे। लेंथेनम, देखो आपके पास जो लेंथेनम होता है और लेंथेनम के साथ साथ एक्टिनियम होता है, मतलब ये La और AC लास्ट। तो ये आपके पास जो लेंथेनम और एक्टिनियम है, ये अपने पास 57th वाला, और सिमिलरली जो नीचे वाला है वो 89th वाला। ये ना F के मेंबर है नहीं, यहां से सीरीज ना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लेंथेनम जो है, लेंथेनम वाली सीरीज को लेंथेनॉइड्स कहते हैं। तो ध्यान रहे, लेंथेनम इज नॉट अ मेंबर ऑफ एफ ब्लॉक। अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं क्यों नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली आपके पास एक्टिनॉइड्स है। ठीक है, तो चलो सीरीज पर आ जाते हैं। पहले यहां पर देख लेते हैं आपके पास एफ ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अपने पास जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास देखो सीरीज लगी हुई है। ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की यहाँ पर जो सीरीज है, और ये जो लेंथेनम है ना, ये लेंथेनम को आपको एफ ब्लॉक में कंसिडर नहीं करना है। लेंथेनम इज अ मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स। ये सब लेंथेनॉइड्स हैं, सारे के सारे लेंथेनॉइड्स हैं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। अब क्यों बोलते हैं, देखो इनको रेयर अर्थ मेटल्स, क्योंकि आपके पास ना, अगर हम लोग इनको देखें तो है तो ये सब मेटल्स ही, बट आपने आज तक इनमें से किसी का ही नाम सुना होगा। ये जनरली वो एलिमेंट्स है जो कि मेटल है, बट इसको आप लोग अपनी डेली लाइफ में कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रेयरेस्ट टू फाइंड है, बहुत कम मिलते हैं, इनकी नेचुरल अकरेंस बहुत कम है, मिनिमल नेचुरल अकरेंस है, बट उसके बाद भी अपने पास ये मेटल है। तो ये जितने भी आप ऊपर वाली सीरीज देख रहे हो, ये ऊपर वाली सीरीज किसकी सीरीज है मेरे पास? ये लेंथेनॉइड्स की सीरीज है। ठीक है, ये सब अपने पास यहाँ पर लेंथेनॉइड्स है। एंड सिमिलरली लेंथेनॉइड्स कहां से शुरू होते हैं? लेंथेनम से। ठीक है, पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी आप देखोगे, सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये रही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके सामने यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। ये जो NS है यहाँ पर, NS का मतलब है कि किस एनर्जी शेल की आप बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे अगर मैं 7 लिखूंगा, अगर यहाँ 7S आएगी तो यहाँ क्या आएगी? 6D, और वहां पर क्या रहेगी आपके पास? सिर्फ 5F। और अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5D आएगी, और वहां पर क्या आएगी अपने पास? 4F। ठीक है, तो ये जो लेंथेनम है, लेंथेनम आपके पास मेंबर होते हैं 6S सीरीज वाले। और वैसे नीचे जो एक्टिनियम है, ये किसके मेंबर्स है अपने पास? ये 7S सीरीज के। तो ऊपर वाले अपने पास यूटिलाइज करेंगे कौन सा एनर्जी शेल को? 6th एनर्जी शेल को। ठीक है, अगर उन्होंने 6S यूज करा है तो 5D और 4F में जाएगा इनका कॉन्फ़िगरेशन, और सिमिलरली नीचे वालों का जाएगा 7S, 6D, और अपने पास दूसरा क्या जाएगा वहां पर? 5F। अब F में आपको भी पता है कि 1 से 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं ये 6S, फिर 6S के साथ किसकी बारी आएगी? 5D, और 5D के साथ यहां पर क्या रही होगी? 4F। अगर आप एनर्जी के ऑर्डर में चलोगे तो एनर्जी का ऑर्डर आपको क्या बताता है? एनर्जी का ऑर्डर आपको बताता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का रूल क्या रहता था अपने पास? इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का रूल होता है N+L। अगर आप 6S वाले की एनर्जी निकालोगे N+L से, तो N+L के अकॉर्डिंग मुझे बताओ इनकी एनर्जीज कितनी कितनी आ रही है? 6S से शुरू करते हैं, 6S की कितनी आएगी? 6 आ जाएगी, क्योंकि 6 + 0, इसके लिए n की वैल्यू 6 है। और जब अगर आपके पास S वाली सबशेल है तो S वाली सबशेल के लिए L कितना रहता था अपने पास? 0। ठीक है, फिर उसके बाद 5D है, 5D पर कितना आ जाएगा? 5 प्लस कितना हो जाएगा ये? 2, क्योंकि पहले S आती है, फिर P आती है, फिर D आती है, तो 0 1 2, तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। और उसके बाद आती है 4F। अगर आप 4F की एनर्जी निकालोगे तो देखो 4F की एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पर अपने पास? 4 + 3, ये भी कितनी आ गई यहाँ पर निकल करके अपने पास? 7 आ गई। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले कौन सी भरेगी? 6S। लेकिन अब मेरे को बताओ कि 6S के बाद क्या भरनी चाहिए? 6S के बाद 4F भरनी चाहिए या 5D भरनी चाहिए? किसको भरेंगे? 6S के बाद आप किसको भरोगे? यहां पर 4F को भरोगे, और उसके बाद क्या भरी जाएगी अपने पास? 5D भरी जाएगी। अब बात यह है कि 4F पहले क्यों भरी? अगर दोनों की एनर्जी लेवल आपके पास 7 था तो अच्छा, सामने से आ गया हो इसलिए कुछ नहीं, आप उसके सामने से आ गए ना, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो आपके पास यहाँ पर जो एनर्जी, अगर एनर्जी आपके पास 7 है तो हमें क्या बताया गया था? हमें बताया गया था जिसका एनर्जी शेल, मतलब जिसके लिए n की वैल्यू लोअर होगी, लोअर वैल्यू ऑफ n को हम लोग प्रेफर करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4F है, 4F में 4 छोटा है ना, और 5 बड़ा है, इसीलिए हम लोग पहले 4F को भर रहे हैं, उसके बाद किसको भर रहे हैं यहाँ पर? 5D को। ठीक है, अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप देखोगे ना, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इन सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन NS और ये N-2F वाली होगी। D इनमें से किसी का भी नहीं भरा होगा, सिर्फ एक को छोड़ करके। यहाँ पर D अगर किसी का भरेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो आपके पास लेंथेनम है।
ठीक है, सिर्फ इकलौता लैंथेनम है, बाकी सब में आपके पास शुरुआत होगी 4f पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि ये NS है, फिर N-1D और N-2f है। आपको पता है एक होता है पेनल्टीमेट और एक होता है अपने पास एंटी पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट कौन सी होती है? सेकंड लास्ट, ठीक है। N आपके पास क्या है, ये आपके पास आउटर मोस्ट शेल है N, तो N के बाद किसकी बारी आएगी? N-1 की, वो पेनल्टीमेट होता है। तो एंटी पेनल्टीमेट कौन सा हो जाएगा? N-2। तो जो यहाँ पर एंटी पेनल्टीमेट लिखा हुआ है ना, ये एंटी पेनल्टीमेट किसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर? N-2 के लिए, ठीक है। ये जो NS है आपके पास, NS रहेगी हमारे पास आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। NS अपने पास आउटर मोस्ट शेल हो गई। फिर उसके बाद जो यहाँ पर N-1D दे रखी है, N-1D का मतलब क्या हो गया? N-1D हो गई अपने पास, ये आ गया आपके पास पेनल्टीमेट शेल। और जो N-2f है, ये N-2f है आपकी एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। ये यहाँ पर एंटी पेनल्टीमेट शेल है जो आप N-2f देख रहे हो। तो आपको आज सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरने हैं NS के बाद। जैसे आपने इससे पहले क्या करा था, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स करे थे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या था, फर्स्ट सीरीज में पहले 4s में जाता था, फिर 4s के बाद किसकी बारी आती थी? 3D की। तो 4s वहां पर होती थी आउटर मोस्ट शेल, और 4s की जो पेनल्टीमेट है वो होती थी 3D। लेकिन आज क्या होगा, आज आपके पास यहाँ पर रहेगा 6s के साथ यूज होगी फिर 4f। देखो इसका एक अपने पास कुछ ऐसा बन सकता है, जैसे LA और C है ना, तो इसको हम पढ़ सकते हैं लक्ष्य और सलीना। अरे हाँ हाँ सुनो, अब देखो लक्ष्य और सलीना, पर C से है वो सलीना। तो लक्ष्य और सलीना पर नदियां प्रेम की समाई, तो लक्ष्य और सलीना पर नदियां प्रेम की समाई, ठीक है। एक हो गया आपका पूरा। फिर उसके बाद आ जाते हैं, तो यू मतलब यू है ना, यू घोड़ा तभी दिए हो, ठीक है। तो एक तो आपका ये बन गया। और उसके बाद ऐसी क्या हो सकता है, ये मतलब ER मतलब यार तुम ये भी लूटो, यार तुम ये भी लूटो। तो आपकी पहली सीरीज यहां से तैयार हो गई। क्या थी? लक्ष्य और सलीना पर नदियां प्रेम की समाई, यूं घोड़ा तभी दिए हो, यार तुम ये भी लूटो। तो ये आपका बन गया यहां से पहला निमोनिक, ठीक है, लैंथेनॉइड का निमोनिक। देखो अपने पास अब जो लैंथेनम है, यहां पे हम लोग बात कर रहे थे लैंथेनम की, ठीक है। लैंथेनम मतलब LA, जो आपको यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट दिख रहा है ये। इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे नजर मारोगे तो हमारे पास इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहती है जेनॉन। मैं पूरी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें मतलब सिर्फ नोबल गैस से, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है अपने पास जेनॉन। फिर जेनॉन के बाद क्या यूज हो जाएगा अपने पास? 6s2, और उसके बाद किसकी बारी आएगी? 5d1 की। तो अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया नहीं, और अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं गया तो पीरियोडिक टेबल कहती है कि आप मेरे रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। तो आपको इसको कौन सा ब्लॉक अलॉट करना पड़ेगा? आपको इसको डी ब्लॉक अलॉट करना पड़ेगा। किसको? लैंथेनम को। बट ये जो लैंथेनम है, इस लैंथेनम की प्रॉपर्टीज इन सबसे मैच करती है, इसलिए लैंथेनम इज अ मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो वो डी ब्लॉक का है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो डी ब्लॉक का है। अदरवाइज अगर हम लोग इस एलिमेंट को देखें तो ये आपके पास लैंथेनॉइड सीरीज का मेंबर है। क्यों है लैंथेनॉइड सीरीज का मेंबर? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है? अपने पास लैंथेनॉइड से। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने पास जो दोनों सीरीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहली पढ़नी है लैंथेनॉइड्स, और दूसरी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक्टिनॉइड्स। देखो लैंथेनॉइड सीरीज जो है, लैंथेनॉइड सीरीज में हम लोग कौन सी f ऑर्बिटल फिल करने वाले हैं? आपके पास 4f। शुरुआत कहां से होगी? अपने पास सीरियम से, और सीरियम से लेकर के कहां तक जाएगा अपने पास? ये ल्यूटेरियम तक, ठीक है, मतलब 58 से लेकर के 71 तक। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि लैंथेनम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सबको हम लोगों को पढ़ना है। लैंथेनम को आप यहां से हटा देना, तो 14 एलिमेंट्स आ गए उस तरीके से टोटल, ठीक है। लैंथेनॉइड्स में अगर हम लैंथेनम को कंसीडर ना करें, उसको कंसीडर करते हो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15। और जैसे मैंने आपको बताया था, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनकी अकरेंस जो है वो नेचर में बहुत ही कम है। सिमिलरली सेकंड जो सीरीज आती है वो अपने पास किसकी हो जाएगी? एक्टिनॉइड्स की। अब जो एक्टिनॉइड्स है, एक्टिनॉइड्स में क्या होगा? एक्टिनॉइड्स में अगर यहां पर लैंथेनॉइड्स ने 4f भरवाई थी, तो ये आपसे क्या करेंगे? ये आपसे 5f भरवाएंगे, ठीक है। और ये भी कहां से शुरू होंगे? एक्टिनियम के बाद, ठीक है। AC के बाद क्या था वहां पर? थोरियम था। तो ये जो थोरियम है, थोरियम से लेकर के कहां तक जाता है? अपने पास लॉरेंसियम तक। ये जो एक्टिनॉइड्स आप देख रहे हो, एक्टिनॉइड्स में जनरली ज्यादातर जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं मैनमेड है, ठीक है। और मैनमेड के साथ साथ ये सारे रेडियो एक्टिव हैं। अगर यहाँ पर आप एलिमेंट्स रखे हुए देखोगे तो इन एलिमेंट्स को आपने अगर अभी तक कहीं पे पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, थोरियम है, फिर उसके साथ यूरेनियम है, और यहाँ पर आप देख रहे हो प्लूटोनियम। तो ये जो तीन एलिमेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो ना, थोरियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ये अपने पास तीन वो एलिमेंट्स हैं जिनको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसा न्यूक्लियर फ्यूल यूज करती है,
ठीक है, ज्यादातर जो देश है वो यूरेनियम यूज करते हैं, इंडिया यूरेनियम यूज नहीं करता है। ठीक है, इंडिया के पास जो रिएक्टर्स हैं उन रिएक्टर्स में आपको मेनली थोरियम और प्लूटोनियम देखने को मिलेगा, बिकॉज यूरेनियम जो है, यूरेनियम को आपको क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। तो जब ऐसा हो रहा था तो यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे और दूसरे देशों को भी धमका दिया था कि अगर इंडिया को यूरेनियम दिया तो देखना। बाकी पाकिस्तान को तो बेच ही रहे हैं वो। ठीक है, ये अपने पास जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे एलिमेंट्स अपने पास कैसे हैं, मैन मेड, और मोस्टली इनमें से जो आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे हो गए अपने पास यहाँ पर, रेडियो एक्टिव। इनके आप नाम भी देख लो ना, देखो यहाँ पर प्लूटोनियम, ये आपका जो प्लैनेट था ना प्लूटो, ये उसी के ऑनररी सपोर्ट पर है। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड है तो किसी के ऊपर तो नाम देना था, तो प्लूटोनियम रख दिया। ठीक है, फिर वैसे ही आप यहाँ पे देखो यूरेनियम है, उसके आगे अमेरिकियम है, क्यूरियम है जो आपके वो थी मैरी क्यूरी, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, फर्मी आपने यूनिट सुनी होगी। ठीक है, फिर मेंडलीवियम जिन्होंने सबसे पहले टेबल बना करके दी थी, नोबेलियम, अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम से आज नोबेल प्राइज मिलते हैं, और उसके बाद आ जाता है लॉरेंसियम, डीएच लॉरेंस जिन्होंने पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया था। तो ये सब ऑनररी सपोर्ट वाले रखे हुए हैं, सबके सब एक्टिनॉइड्स में। ठीक है, इन्हीं को आपको एक्टिनॉइड्स में आगे पढ़ना है अभी। बाकी आ जाते हैं अब आपके यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पर। ठीक है, ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है हमारे पास, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कौन से अभी अपने पास, लैंथेनॉइड्स। सिर्फ एक लैंथेनम ऐसा है, लैंथेनम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लैंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन में 4f इन्वॉल्व नहीं हो रखी है। क्या है यहाँ पर, 6s2 और 5d1। ज़ेनॉन उससे पहले पढ़ने वाली नोबल गैस है। अब जब आप सीरियम से शुरू करोगे तो भाई अपने पास सीरियम से किसकी शुरुआत होने वाली है, 4f की। लेकिन 4f में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 2। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 6s2 था ना, तो उसके बाद जब आप यहां पर आए हो तो एक इलेक्ट्रॉन और एक और बढ़ गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अब किसको चले गए, f को। तो ये गलती मत कर देना कहीं आप 4f1 से शुरू कर दो, सीरियम 4f1 से नहीं शुरू होता है, सीरियम कहां से शुरू होता है अपने पास, 4f2 से। फिर यहाँ पर ये जो रेसोडेमियम है उसके बाद आप देखो 4f3। ठीक है, और सिमिलरली करते हुए 4f14 तक जा रहा है। अब इसके बीच में कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो कौन है, कौन दिख रहा है आपको जहां पर आपको कोई एक्सेप्शनल रूल दिख रहे हैं, एक तो यूरोपियम और एक गैडोलिनियम। यूरोपियम को अगर आप देखोगे तो यूरोपियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, मेरे पास यहां पर हाफ फिल्ड है, 4f है, 4f है, 5d0 है, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर 6s2 है। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 आते हैं, और इसने कितने रखे हुए 7। तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन बन गई अपने पास, हाफ फिल्ड। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक पहला हाफ फिल्ड, और जहां एक्सेप्शन है वहां क्वेश्चन है। अभी आप आगे देखोगे भी इसके कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो कहां पर है, यूरोपियम पर। अब जो गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, 4f8, 4f80 तो होनी चाहिए थी क्योंकि इसके बाद पढ़ रहा है। लेकिन गैडोलिनियम ने क्या करा, गैडोलिनियम ने अगला इलेक्ट्रॉन f में नहीं भेजा, वो अगला इलेक्ट्रॉन उसमें किसने भेज दिया, d में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई 4f7, 5d1 और 6s2। किसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास, ये gd, गैडोलिनियम की। तो वो जो गैडोलिनियम है ये भी कैसी कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया, ये भी आपके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर एक्सेप्शंस हैं, और अभी मैं बात कर रहा हूं हाफ फील्ड की। ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और होंगी जो सबसे आखिरी में पढ़ेंगी, आपको भी पता है। जैसे डी ब्लॉक में आपको पढ़ाया गया था, डी ब्लॉक की पहली सीरीज थी कॉपर और जिंक होते थे, आखिरी में वो D10 पे चले जाते थे। अब वैसे ही किस पे जाना चाहेंगे, अब F14 पर। तो देखो लास्ट में पड़ता है यूटर्बियम, और अपने पास आता है यहाँ पर ल्यूटिटियम। अगर आप यूटर्बियम को देखोगे तो यूटर्बियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है यहाँ पर, ये 4f14, 5d0, 6s2। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला 6s2 4f13 था, तो इसकी तो होनी 4f14 चाहिए थी। लेकिन अब इसके बाद कौन पड़ा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर कौन पड़ रहा है अपने पास, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ल्यूटिटियम। अब ये 4f15 तो कर नहीं सकता, 4f14 हो गया था। अब 4f14, 4f जब पूरी भर जाएगी तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में। तो ये आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 4f पूरी भर गई है, उसके बाद 5d को गया है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले हर जगह 5d को पहले भी एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका था जबकि 4f नहीं भरी हुई थी। तो ये आपके पास कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, और जहां एक्सेप्शन है वहां अपने पास क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग अपने उसमें मार्क कर लो फटाफट। इनको इसलिए मार्क करना है कि इनके बारे में तो आपको एकदम पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि इन्होंने क्वेश्चन क्यों दिया है। बाकी सब में भी अभी जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो बताऊंगा कहां पर है जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर।
देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम लोगों ने डी ब्लॉक में देखी थी, यहाँ पर एफ ब्लॉक में भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाई जाएंगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पहली सीरीज थी, चाहे सेकंड या थर्ड सीरीज की आप बात करो, वहां पर ऐसी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो डोमिनेट करती थी, मतलब जो लगभग लगभग हर कोई रखेगा, +2। तो डी ब्लॉक जो था, डी ब्लॉक पर जो डोमिनेंस थी ना, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर जो डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कौन सी थी अपने पास, वो थी वहां पर +2। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कौन सी देखने को मिल रही है, +3। ये जो +3 है ये सभी के पास है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसने +3 ना शो कराओ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास जो डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, लेकिन एफ ब्लॉक वालों के पास कौन सी होती है, एफ ब्लॉक में जो लैंथेनॉइड्स हैं इनके पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेटिंग है, +3। ये अपने पास डोमिनेटिंग स्टेट हो गई इनके लिए। ठीक है, एफ ब्लॉक मेंबर्स के लिए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो +3 में ना हो। हाँ, +2 वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि +2 वाले नहीं है, +2 वाले भी हैं। ठीक है, बट हर कोई +2 में नहीं है यहाँ पर, लेकिन +3 तो वो सभी ने शो किया है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, +4। ठीक है, +4 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर नहीं है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है इनके पास, अपने पास +4। ठीक है, अब जहां पर क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे कहां से और क्यों पूछेंगे। देखो पहले आपके पास जो +3 वाली है ना, पहले आप +3 वाली में देखो कि +3 वाली में ऐसा कौन है जब वो +3 में गया तो स्टेबल हो गया, जब वो +3 में गया तो स्टेबल हो रहा है, कौन कौन है ऐसा। एक तो सबसे पहला यही हो गया, कौन हो गया सबसे पहला आपके पास, लैंथेनम। क्यों, क्योंकि जो लैंथेनम है, लैंथेनम अगर अपने पास तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी, ज़ेनॉन के बराबर। क्योंकि इससे पहले जो नोबल गैस फिल कर रहे थे आप, नोबल गैस कौन सी फिल हुई थी यहाँ पर, ज़ेनॉन। तो इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल कर ली होगी, ज़ेनॉन के इक्वल, इसलिए इसने फटाफट तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। तो इसलिए इसका +3 जो है वो +3 आपको कहां तक ले जाएगा, ज़ेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन तक ले जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद अगर अब कहीं स्टेबिलिटी आ सकती है कॉन्फ़िगरेशन से, तो वो आ सकती है जब वो बनेगा F7, क्योंकि हाफ फील्ड कौन सी होती है अपने पास, F7। कौन दिख रहा है आपको F7 में, यहां पर कौन से वाले एलिमेंट की दिखी, जेडी, गैडोलिनियम। ठीक है, ये आपके पास F7 है, हाफ फील्ड। और अब आपको कहां पर दिख रहा है, फुली फील्ड। +3 में फुली फील्ड कौन है, ल्यूटिटियम। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये 3 एलिमेंट्स आपके पास जरूरी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ये तीनों, इन तीनों के ही +3, इसका भी, ये गैडोलिनियम का भी, और जो ल्यूटिटियम है इसका भी, इन तीनों का अपने पास +3 इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गए तो स्टेबल हो गए। तो कौन कौन से हो गए अपने पास, वो एक तो हो गया लैंथेनम, दूसरा हो गया अपने पास गैडोलिनियम, और लास्ट में कौन सा आ गया अपने पास यहाँ पर, ल्यूटिटियम। अब आप देखो कि +2 वाले जो है ना, +2 भी ज्यादातर ने शो करी है। +2 में किस किस को आप स्टेबल मान सकते हो, कौन कौन आपको +2 के हिसाब से स्टेबल दिख रहा है, +2 के हिसाब से देखो, ये दिख गई आपको हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4f7 6s0, कौन है अपने पास, ये यूरोपियम। तो यूरोपियम का भी +2 इंपॉर्टेंट हो गया। और +2 में स्टेबल कौन होता हुआ दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला, जो कि कौन था अपने पास, इटर्बियम। ठीक है, इटर्बियम, ये भी अपने पास स्टेबल है +2 में। तो +2 और +3 से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी पूछेंगे आपसे कि क्यों वो अपने इस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को डोमिनेट करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ जानी है और वहां पे आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हो ना, और कोई भी फालतू कहानी लिख के आ जाते हो, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आप कितनी भी कहानी लिख लेना, लेकिन जिस बच्चे ने कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी नहीं कि कहीं गलती लिख के आ गए, अगर आपने सही कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मार्क्स है वो सारे के सारे आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चलते हैं। ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, अभी यही एलिमेंट्स क्या करेंगे, यही एलिमेंट्स ऑक्साइड्स भी तो बनाएंगे। तो ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, कि उस समय उसका जो मेटल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी उस ऑक्साइड से। अभी ऑक्साइड्स ही आ रहे हैं आगे, अभी ऑक्साइड्स को भी बढ़ेंगे। कर लो पहले आप लोग इसको मार्क कर लो, जिन नहीं तो इसको लिख लेना अलग से जहां जहां पर है। +4 से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर +4 से आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया गया होगा तो फिर ये लास्ट ही वाला रहता है इसमें। ठीक है, इकलौता बस यही है जो +4 वाला है, और एक ये सीरियम।
+4 में भी देख लेना एक को, ठीक है। +4 में सिर्फ यही दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन कौन? सीरियम और ये कौन सा है? टीबी। वैसे टीबी एक बीमारी भी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, बट ये है टर्बियम, ठीक है। ये दोनों आपके पास किसके लिए जरूरी हो गए? +4 के लिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोगों को पढ़ाई जा रही है उसकी एक समरी देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में फटाफट, जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ के आए। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी जाएगी, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी पढ़ी अभी हम लोगों ने? +3। फिर उसके बाद कुछ ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि मुझे और भी कॉमन देखने को मिली, एक +2 हो सकती है और एक +4। बाकी +4 से ऊपर तो कोई था भी नहीं वहां पे, तो +4 आपके पास वैसे भी हाईएस्ट वाली हो जाएगी। सीरियम वाला +4 और देखो आपको टर्बियम वाला +4 यहाँ पर दे रखा है। ये अपने पास कैसे है? जिन्होंने एक ने तो अपनी एफ पूरी खाली कर ली है, एम्प्टी एफ सबशेल, और दूसरा वाला कौन सा है जिसने अपने पास क्या कर लिया था? वहां पर हाफ फील्ड बना ली थी। अब क्वेश्चन जो होता है ना, देखो क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा इनके ऑक्साइड पर। ये MO2 का मतलब है मेटल का ऑक्साइड, MO2। अगर आप यहां पर देखोगे, ये जो भी मेटल रहा हो, ये जो भी मेटल होगा, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेते हो MO2 में, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लूं तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। तो -2 × 2 कितना हो गया? -4। तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? +4। तो इसका मतलब है यहां पर जो आपका मेटल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 वाली में। तो +4 का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो +4 का क्वेश्चन कैसे आएगा? +4 का क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपके सामने ऑक्साइड का फॉर्मूला देंगे, ऑक्साइड्स का, क्योंकि उन ऑक्साइड्स के फॉर्मूले के अंदर वो जो मेटल है वो +4 में है। और कौन कौन से यहां पर लिखे हुए देखो आपके सामने, इन सभी एलिमेंट्स के इन्होंने लिख के दे रखे हैं, ठीक है। ये जो रेसोडेमियम था, फिर निडोमियम था, फिर ये टर्बियम था, ये सब। फिर +2 वाले हैं, देखो +2 वाले में क्या था कॉन्फ़िगरेशन के लिए? या तो हाफ फील्ड हो रही थी या फिर फुली फील्ड हो रही थी, जैसे यूरोपियम और यूटेरियम। यूरोपियम हाफ फील्ड बन रहा था, यूटेरियम अपने पास क्या बन रहा था? फुली फील्ड बन रहा था। और सेमेरियम भी ऐसा है जो +2 और +3 दोनों को दिखाता है। और सिर्फ +3 वाले एलिमेंट्स कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? जो 3 पढ़े थे, एक तो पढ़ा था लैंथेनम, फिर गैडोलिनियम और एक पढ़ा था ल्यूटिटियम, और ये लिखी हुई है उनकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ करके आए हैं ये सब है अपने पास उसकी एक शॉर्ट समरी। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर देखते हैं, जैसे सीरियम का 4 पॉजिटिव है, सीरियम के 4 पॉजिटिव को लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। अच्छा, ऑक्सीडेंट का मतलब मेरे को बताना, ये ऑक्सीडाइज करेगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है या ऑक्सीडाइज कर रहा है? दोनों। ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे किसी के आगे लिखा है ना कि इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, मतलब वो रिड्यूस कर रहा है, तो खुद क्या हो रहा होगा? वो ऑक्सीडाइज। तो इसके लिए क्या लिखा है इन्होंने? ये ऑक्सीडेंट है, मतलब ये क्या करेगा? ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और अगर सीरियम 4 पॉजिटिव किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका खुद क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सीरियम +4 ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो क्या बन जाएगा? सीरियम 3 पॉजिटिव। तो जो सीरियम 3 पॉजिटिव है ना, सीरियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है अपने पास? अरे नहीं, हाफ फील्ड नहीं होती है, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसमें, यहां पे आएगा ना, ये रहा आपके पास सीरियम, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं किस पे, और अगले दो आपको दे रखे हैं, यूरोपियम +2 और यूटेरियम +2। इनके लिए क्या लिखा है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका खुद क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर आप यूरोपियम +2 को किस में ले जाओगे? यूरोपियम +3 में। और वैसे जो यूटेरियम +2 ये भी किस में चला जाएगा? यूटेरियम +3 में। तो ये अपने पास ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे एक आपको टर्बियम +4 दे रखा है, ये भी एक ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट का मतलब है ये खुद क्या हो रहा होगा? अपने पास रिड्यूस हो रहा होगा। अब आ जाते हैं कलर्स पर, ठीक है। चलो देखते हैं ये अपना क्या रंग दिखाते हैं। सबसे पहले कलर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता था, कलर के पीछे क्या लॉजिक था? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल का मतलब है सिर्फ हम लोग NS की बात नहीं करेंगे, आपको चाहे D में मिल जाए, चाहे F में मिल जाए, चाहे S में मिल जाए, अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो कलर्ड आयन है, और अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो वहां पर जो वो कलर आयन वो शो नहीं करेगा, ठीक है। इनमें से ऐसे कितने हैं जहां पर आपको कलर्ड आयन देखने को मिल रहे हैं? लैंथेनम का +3 और ल्यूटिटियम का जो +3 है ये कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? क्योंकि पहले वाले के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब अनपेड क्या मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और अगले वाले के पास F में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 14। तो सारे के सारे पेयर हो गए होंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। उसके बाद ग्रीन है, फिर पिंक है, फिर येलो है, फिर उसके बाद पेल पिंक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो एक क्या था कि अगर आप NF के इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, NF के और उसके साथ N-14 F में,
अगर इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, ये चीज करके अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो कलर भी सेम आएगा। देखो कैसे, यहां पे 2 लिखा हुआ है, फिर अगले वाले में 12 है। मुझे बताओ अगर मैं 14 में से 12 माइनस करूं तो 14 में से 12 माइनस करने पे कितना बचेगा? 2। तो जिसके पास NF में, ठीक है, NF, इसके पास F में कितने हैं टोटल? 2, और इसके पास F में कितने हैं? 12। लेकिन मुझे 12 नहीं देखना, मुझे क्या देखना है? 14 माइनस 12 कितना होता है? 2 होता है। तो जिसके आपके पास N-14F वाले और NF वाले इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे होंगे, उनका कलर भी कैसा होता है? यहाँ पर सेम ही होता है। तो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि कलर कैसे सेम है। तो कलर क्यों सेम होता हुआ दिख रहा है आपको? मतलब अब रीजन जो रहता है वो तो खैर लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, बट एक पैटर्न है। कौन सा वाला? एक हो गया NF वाला और एक हो गया अपने पास N-14F वाला, इसकी वजह से। तो ये यहाँ पर आपके सामने इसके कलर लिखे हुए, आप कहीं पर भी ये रूल लगा सकते हो, हर जगह ये रूल अपने पास फॉलो होता हुआ आपको दिख जाएगा। फिर आ जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी रूल आपको पता होगा, 2 तरीके के होते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक आयन होगा या फिर डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आयंस कौन से होते हैं? जो अपने पास वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो वीकली रिपेल हो जाते थे। पैरामैग्नेटिज्म के लिए जो चीज जरूरी है वो क्या होती थी? फिर से वही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और अगर है तो सारे पेयर हो गए, तो फिर वो कैसा आयन बनाएगा अपने पास? डायामैग्नेटिक। ठीक है, वो जो रूल था वो यहां पर भी चलता है। तो लैंथेनम का +3 और ल्यूटेटियम का जो +3 है, ये दोनों का जो नेचर है कैसा हो गया अपने पास? यहाँ पर डायामैग्नेटिक हो गया। पहले वाले ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचाया, अगले वाले ने कोई इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं छोड़ा। फिर जो पैरामैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक लैंथेनोइड आयंस है, इनमें जो आप ये देख रहे हो ना Ln3 पॉजिटिव आयंस, किसको छोड़ दो? अगर आप इनको छोड़ दोगे तो बाकी सबका आपको नेचर कैसा देखने को मिलेगा? पैरामैग्नेटिक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल ही जाएगा। ये होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो आपके पास जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम लोगों ने रिएक्टिविटी पढ़ी थी, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी आ रही है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि अब नेचर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके साथ मोस्टली लगभग सारे ही मेटल्स अपने पास बॉन्ड बनाते हैं। मतलब वहां पर अपने पास कंपाउंड जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, मेटल्स के हाइड्राइड होते हैं, मेटल्स के आपके पास ऑक्साइड्स भी होते हैं, और वैसे ही हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स भी होते हैं। तो कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अपने पास यहाँ पर सेम चीज आपके पास अप्लाई होगी। जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखोगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के देखो ऑक्साइड भी बनाए जा रहे हैं, फिर यहाँ पर इसके नाइट्राइड्स भी बनाए जा रहे हैं, सल्फाइड्स हैं, और सिमिलरली आपके पास इधर अपने पास ऑक्साइड्स भी और हाइलाइट्स भी हैं। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो देखो रिएक्ट करने पे कह रहे हैं कि जो लैंथेनोइड्स हैं, लैंथेनोइड से जो ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पर? ये Ln2O3 दे रखा है। ठीक है, Ln का मतलब है वो लैंथेनोइड का कोई सा भी मेंबर हो सकता है। आप इसमें सीरियम रखना चाहो आप सीरियम रख सकते हो, यूरोपियम रखना चाहो यूरोपियम। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इसमें निकालोगे तो बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा आपको लैंथेनोइड? यहाँ ये +3 में है। ठीक है, इसलिए आपको एक जनरल फॉर्मूला Ln2O3 बता रहे हैं, क्योंकि +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट सबने ही शो करी थी। फॉर्मूले और भी हो सकते हैं, बट मैं अभी जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो जनरल फॉर्मूला हम लोगों के पास जो रहेगा वो Ln2O3 रहेगा। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जाकर के नाइट्राइड बनाता है, तो आपको भी पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? -3। और जो भी आप लैंथेनोइड लेकर के आए होगे वो किस में रहा होगा? +3 में। तो वो 3 से 3 अपने पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसके नाइट्राइड्स है, नाइट्राइड्स का देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है? Ln। ठीक है, वहां पर एटॉमिसिटी दोनों की 1-1 है जब आप इसको नाइट्रोजन के साथ हीट करोगे। सिमिलरली हैलोजेंस के साथ, और यहाँ पर आपके पास इसके कार्बाइड्स बने हुए हैं, मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन हुई है। फिर ये हाइड्रोक्साइड्स हैं। एसिड्स के साथ जैसे बाकी मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करने पे कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन। ये भी करते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये लोग भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हुए दिखेंगे। और जब सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फाइड बनते हैं, मेटल सल्फाइड्स बनते हैं। ये भी मेटल सल्फाइड्स बना रहे हैं। तो ये अपने पास जनरल फॉर्मूले हैं, वो जनरल फॉर्मूले उन कंपाउंड्स के जो लगभग हर एक लैंथेनोइड आपको बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, कार्बाइड, जितने भी आपने देखे, और हाइलाइट्स। ठीक है, ये आपके सामने जो रिएक्टिविटी टेबल है, इस रिएक्टिविटी टेबल को आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इससे आपको एक ही बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंपाउंड्स अपने पास पॉसिबल होते हैं। अब आ जाते हैं रिएक्टिविटी में कुछ उन चीजों की बात कर लेते हैं जहां पर आपको खास ध्यान रखना है। देखो रिएक्टिविटी में अगर हम लोग देखें तो लैंथेनोइड्स वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, लैंथेनोइड्स है तो ये है क्या? ये अपने पास मेटल्स ही तो है सब, भले लैंथेनोइड्स है बट मेटल्स है। और मेटल्स की जो वैलेंसी होती है, मेटल्स की वैलेंसी अपने पास कैसी होती है? सभी की पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आपने जो इससे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल्स की रिएक्टिविटी को लेकर के, वो सारी ही यहाँ पर अप्लाई होंगी। ठीक है, वो सभी अप्लाई होने का मतलब है कि जैसे आपके सामने यहाँ पर ही कुछ चीजें लिखी हुई है। अभी ये अपीयरेंस एंड टार्निशिंग की बात हो रही है, तो वो चलो केमिकल प्रॉपर्टी वाली चीज बाद में है। लेकिन यहाँ पर ना अभी एक टॉपिक आना है आगे, उसका नाम लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है। अभी वो हुआ नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर आपको बता देता हूँ।
जितने भी आप लेंथेनॉइड्स देखोगे ना, लगभग सभी लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग अलोंग द पीरियड आगे बढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया गया है कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक साइज क्या करता है अपने पास, डिक्रीज करता है अगर आप लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हो। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी वो चीज अपने पास अप्लाई होती है, लेकिन जितना साइज डिक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे उतना साइज डिक्रीज होता नहीं है। जो डिक्रीज रहता है बहुत मिनिमल रहता है। तो अगर साइज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा ना, तो उसकी वजह से फिर प्रॉपर्टी में भी ज्यादा फर्क नहीं आता है। प्रॉपर्टीज भी हमारे पास लगभग लगभग एक जैसी रहती है सबकी। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को जो चीज सबसे पहले अपने पास इफेक्ट करती है, नंबर 1 पे जो चीज इफेक्ट कर सकती है वो साइज होता है। क्योंकि जब किसी का साइज बड़ा या छोटा होने लगता है ना, तो उसी से इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज पे फर्क पड़ता है। देखो, जिसका साइज ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन इजिली अपने पास डोनेट कर सकता है, और वैसे जिसका साइज अपने पास छोटा है वो जल्दी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। पर होगा क्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो आप देख रहे हो, मींस जो है लैंथेनॉइड्स हैं, इसमें जो पूरी सीरीज थी लैंथेनॉइड्स की, उनमें लगभग सभी के साइजेस एक जैसे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबकी एक जैसी निकल करके आएंगी, ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मैं कहूं तो यहाँ पर अपने पास सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इनकी जो अपने पास सेपरेशन होती है, सेपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेपरेट करने में इसके लिए प्रॉब्लम रहती है, अभी देखेंगे वो सेपरेट भी कैसे किया जाएगा। तो देखो, आपको कुछ इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे, मतलब पहले बात करिए अपीयरेंस की, तो इनकी अपीयरेंस जो इसका कलर है सिल्वरी व्हाइट है, सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर एयर की प्रेजेंस में रखेंगे तो टार्निश हो जाएंगे। टार्निश होने का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। ठीक है, इनका जो कलर है वो फीका पड़ने लगेगा, तो एक ग्रेइश, इसके ऊपर एक ग्रेइश जो लेयर है वो अपने पास डिपॉजिट होने लगेगी। सीरियम के लिए लिखा हुआ है कि सीरियम का जो ऑक्साइड वो आपके CO2, और यूटेरियम क्या करता है, यूटेरियम ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करता है, पर सिर्फ कब तक रजिस्ट कर सकता है, 1275 केल्विन तक। उसके ऊपर इसका भी अपने पास ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं और हार्डनेस की, जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो साइजेस है वो छोटे होने लगते हैं। तो अगर आपके पास जो साइज है वो छोटा हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ाने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर हमारे पास इनकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती है, और अगर हार्डनेस बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होने लगेंगे, वहां पर बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेटेलिक बॉन्ड्स है वो अपने पास बढ़ने लगते हैं। फिर स्ट्रक्चर और कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर और कंडक्टिविटी में मेटालिक स्ट्रक्चर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आप लोग खुद से भी पढ़ोगे, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है, प्रॉपर्टीज में जो मेन चीज है वो रिएक्टिविटी रहती है। तो रिएक्टिविटी जो भी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप सिर्फ एक ऐसी अपने पास नजर मार करके छोड़ सकते हो, चलेगा इतना। ठीक है, ये सारे वही एलिमेंट्स है जो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़े हैं। कार्बन के साथ रिएक्शन देख ली, नाइट्रोजन, वाटर, हेलोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ डाइल्यूट एसिड्स। तो उसी चीज को यहाँ पर अपने को लिख करके बता रखा है, जिसकी अभी हम लोगों ने टेबल बना करके देखी थी। ठीक है, ये वाला पार्ट था जो। अब आते हैं आपके पास उस मेन टॉपिक पर जहां से क्वेश्चन आने के जो चांसेस वो सबसे ज्यादा होते हैं। ये है अपने पास एटॉमिक रेडियाई, या फिर आप इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो। जैसे अपने पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है, अगर मैं फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज या थर्ड सीरीज की बात करूं, सभी में एक चीज कॉमन थी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जितना डिक्रीज होना चाहिए था उतना डिक्रीज होता नहीं था। ठीक है, तो वहां पर इरेगुलरिटीज थी साइज में। आपके पास यहाँ पे क्या दे रखी है, देखो यहाँ पर आपको ना एक ग्राफ दे रखा है। अब ये ग्राफ किसके बीच में है, आयोनिक रेडियस के बीच में और एटॉमिक नंबर के बीच में। ये आपके एनसीईआरटी का ही ग्राफ है जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। सबसे पहला अपने पास ये लैंथेनम से शुरू कर रहे हैं, और लैंथेनम से लेकर के कहां तक जा रहे हैं, ल्यूटिटियम तक जा रहे हैं। तो मेरे पास देखो एटॉमिक नंबर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं, और वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट कर रखा है इनका, आयोनिक रेडियस। ठीक है, आयोनिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस भी आप कह सकते हो। तो सबके +3 उठाए हैं, सबके +3 क्यों उठाए हैं, ताकि जो कंपैरिजन है ना वो फेयर रहे। फेयर रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि +3 कंपेयर करेंगे, किसी का +2 करेंगे, क्योंकि जो कैटाइनिक साइजेस होते हैं, कैटाइनिक साइजेस अपने पेरेंट एटम से वैसे भी छोटे होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबने शो करी थी वो +3 थी, तो +3 में कंपैरिजन करना आसान है, इसलिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट उठा रखी है यहाँ पे, +3। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर जो साइज डिक्रीज कर रहा है ना, अब उस साइज की डिक्रीज होने की जो वैल्यू है वो पता है यहाँ पे जो चेंज है वो कितने का आता है। अगर हम लोग साइज में चेंज की बात करेंगे, वो सिर्फ आपके पास 6 से 8% का रहता है। ठीक है, और चेंज में भी कैसा चेंज है अपने पास, ये मैं कह रहा हूं डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर डिक्रीज ही तो होता है, पर साइज ना ज्यादा डिक्रीज कर नहीं रहा, सिर्फ 6 से 8% डिक्रीज कर रहा है, जबकि इतना नहीं होता है। जो आपके पास डिफरेंस होता है वो लगभग लगभग 12 से 15% का रहता है, और ये बहुत मिनिमल चेंज है। अब यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है।
कि ये अपने पास जो साइजेस है इनके ऑलमोस्ट सिमिलर निकल करके क्यों आ रहे हैं, या जितना चेंज होने चाहिए थे उतना चेंज नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे आपसे रीजन पूछा जाएगा। तो देखो इसका हम लोग रीजन क्या बताते हैं। इसके पीछे जो रीजन होती है, इसके पीछे रीजन होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को आप लोग समझो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराने जाओगे, मुझे बताओ आउटर मोस्ट में कौन सा शेल है आपके पास। अभी लेंथेनॉइड्स की अगर बात करूं, सबसे बाहर कौन सी शेल देखने को मिलेगी आपको। कल लेंथेनॉइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी हम लोगों ने, NS, फिर उससे पहले N-1D थी और उससे पहले क्या था N-2F। सिंपल सी बात है, जो 6s है ये सबसे बाहर पड़ेगा अपने पास, फिर 6s से पहले कौन पड़ेगी 5d, और उससे पहले कौन सी रही होगी 4f। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे थे ना, s में तो कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जो s है सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन s में तो भरते हो 6s में, इस पे नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाता है, तो ये तो शुरुआत में ही 2 भर गए होंगे, ये सबके लिए है। जब आप पूरी सीरीज देखोगे ना अपने पास लेंथेनॉइड की, तो उसमें तो सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब बारी आएगी जब आपके पास तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वो कहां से ऐड होना शुरू होता था 4f में। अब इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहां पर जाएंगे 4f में। तो जैसे जैसे मैं एक एक एटॉमिक नंबर आगे बढ़ने लगूंगा, एक एक पोजीशन आगे बढ़ने लगूंगा, आपकी जो 4f है वो क्या हो जाएगी, यहां पर वो भरना शुरू कर देगी। ठीक है, ये फिल होने लगेगी। और f में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, f में आपको भी पता है कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो साइज है वो किस बात पे डिपेंड करता है, साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो अब ये जितना लगना चाहिए था ना, जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लग पाएगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि अगर 4f में आप पहले इलेक्ट्रॉन्स भर दोगे तो कौन सा इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता था यहाँ पर, शील्डिंग। पर शील्डिंग भी ना 2 तरीके की होती है, एक होती है पुअर शील्डिंग और एक होती है इफेक्टिव शील्डिंग। अभी जो f ऑर्बिटल्स होती है ना, अगर आपको पता हो जो अपने पास f ऑर्बिटल्स हैं, तो f सबशेल की किसी को शेप पता है कैसी है। ये जो f सबशेल होती है, जैसे s होती है ना, s सबशेल कैसी होती थी स्फेरिकल, फिर p सबशेल कैसी होती थी हमारे पास डंबल, और d कैसी होती थी डबल डंबल। लेकिन f के लिए कहते थे कि f की जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज का मतलब है कि फैली हुई है एक 3 डायमेंशनल रीजन में, उसकी शेप को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, कि उसकी जो शेप है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब उसी चीज का यहाँ पर फायदा उठाया जाता है। तो f सबशेल आपके पास एक डिफ्यूज स्ट्रक्चर रखती है। होगा क्या, आपको लगेगा कि अगर मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो f का काम क्या था, f का काम था शील्डिंग कराने का, अच्छी शील्डिंग कराने का। पर ये जो शील्डिंग है ना अच्छी, ये तब करा पाता अगर इसका साइज अपने पास डिफ्यूज नहीं होता। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ नहीं होता, क्योंकि इसकी जो शेप है अपने पास f सबशेल की, वो डिफ्यूज शेप होती है, तो इसलिए वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्डिंग नहीं करा पाएंगे। और अगर शील्डिंग नहीं करा पाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगना है ये अच्छे से लग जाएगा, और अगर अच्छे से लगेगा तो साइज को क्या कर देगा, ये डिक्रीज। ठीक है, और डिक्रीज जो करता है ना ये, फिर ये डिक्रीज जब आपके पास कर रहा है तो ये डिक्रीज भी ज्यादा कर पा रहा है डिक्रीज, क्योंकि जब हम लोग 30 इलेक्ट्रॉन्स को पार कर जाते हैं ना, आफ्टर 30 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप 30 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर गए हो तो इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शील्डिंग बहुत अच्छी हो रही होगी, और अगर शील्डिंग अच्छी होती है तो साइज डिक्रीज तो होता है, पर डिक्रीज की भी जो वैल्यू है वो काफी हाई होती है। ठीक है, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो डिक्रीज है ना वो मिनिमल है, मिनिमल, कम से कम डिक्रीज है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो f सबशेल है, अगर मैं f सबशेल की बात करूं तो ये अपने पास इफेक्टिव शील्डिंग अगर कराएगा तो उससे साइज क्या होगा, अपने पास इंक्रीज करेगा इफेक्टिव शील्डिंग पर। अगर आपके पास इफेक्टिव शील्डिंग है तो इफेक्टिव शील्डिंग से साइज क्या होते हैं, इंक्रीज। लेकिन अगर पुअर शील्डिंग है तो पुअर शील्डिंग साइज को क्या करती है, अपने पास डिक्रीज करने लगती है। अगर एफ ने पुअर शील्डिंग कराई होगी तो उसके कारण क्या होगा, साइज डिक्रीज होने लग जाएगा ना। तो यहां पर भी डिक्रीज होता है, बट बात वही है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना ही नहीं होता है। तो यहां पर अपने पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक आपको समरी है, आप इसको समरी को एक बार यहाँ पे देख सकते हो। जो 4f सबशेल है, जितने भी नए इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे कहां पर ऐड होंगे, अपने पास 4f में। ठीक है, तो ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स है कैसे है, ये पुअरली शील्ड है। अगर ये पुअरली शील्ड है तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है सेंटर पे रखा हुआ जो चार्ज है,
अब वो बढ़ेगा तो वो साइज को क्या करना चाहेगा, छोटा करना चाहेगा। तो यही अपने पास जो पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग के ही कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है बट शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो 4f ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, 4f ऑर्बिटल्स का जो साइज है उसके कारण यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है और वो हर स्टेप में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में लिखा हुआ था क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दीज स्मॉल कॉन्ट्रैक्शंस अक्रॉस द सीरीज इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसकी डेफिनेशन आ सकती है लिखने को, डेफिनेशंस कभी कभार यहां से पूछ ली जाती है। ठीक है, डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये समझ आया जो आपको अभी यहां पर बताया गया ये साइज में, ये जो 4f है, 4f पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स ये पुअरली शील्डेड है, ये वाले पुअरली शील्डेड है। और अगर ये पुअरली शील्डेड है तो आपका आउटर मोस्ट पुल कहां पर लग रहा होगा, 6s पर लग रहा होगा। ठीक है, तो ज्यादा पुल लगेगा, इसलिए जो डिक्रीज है ना, वो जो डिक्रीज है मतलब साइज तो छोटा हो रहा है बट साइज में ज्यादा डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जब आप लैंथेनम से शुरू करोगे तो लैंथेनम के बाद कौन पड़ेगा, सीरियम, फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी, वो रेसोडाइमियम की, और ऐसे जब आप आगे जाओगे तो फिर मेरे पास अगला कौन आ जाता है यहां पर, ये नाइडोमियम। ठीक है, एक एक कदम अगर आगे जाएंगे, अब ये 57 है, ये 58 है, ये 59 है और ये क्या है अपने पास 60। तो जब आप एक एक पोजीशन आगे बढ़ते हो तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, और मुझे पता है कि अगर मैं आगे जा रहा हूं तो साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। पर जो डिक्रीज है ना साइज में, या जो अपने पास इफेक्ट है साइज का डिक्रीज होता हुआ, वो दिखना भी चाहिए बट आपको नहीं दिख रहा है, ना के बराबर है। अब क्यों ना के बराबर है, क्योंकि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को 1 की वैल्यू से बढ़ा रहे हो लेकिन उसी के साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड होता चला जा रहा है एफ में। ठीक है, तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव मतलब है मिला जुला जो इफेक्ट है, उसी के कारण यहां पर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है साइज में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करने की कोशिश करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास यहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखी हुई है। बाकी ये जो ग्राफ है आपके नोट्स में होगा, ये ग्राफ ऑलरेडी होगा उसमें, तो ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर देखो साइज में आप एक चीज इस पे ध्यान दो, आयोनिक रेडियाई लिख रहे हैं कि आयोनिक रेडियाई की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 103 पिकोमीटर से शुरू हो रहा है। किसका दे रखा है 103 पिकोमीटर, यहां पर सीरियम 3 पॉजिटिव का। ये जो सीरियम 3 पॉजिटिव है ना, इसका आयोनिक रेडियस दे रखा है आपको 103 पिकोमीटर, और 103 पिकोमीटर से लेकर के हम लोग एंड में कहां तक चले गए, अगर ल्यूटिटियम को यहां पर प्लॉट करेंगे तो ल्यूटिटियम का निकल करके आएगा ये 85 पिकोमीटर है। अगर आप देखो तो आप ना 14 पोजीशंस आगे बढ़ गए, 14 पोजीशन ही तो आगे बढ़े और सीरियम से लेकर के अगर ल्यूटिटियम तक चले गए। लेकिन जो चेंज है, चेंज कितनी वैल्यू का है, अगर मैं 103 में से 85 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा आपके पास यहां पर, ये 103 में से अगर 85 जाएगा, कितने पिकोमीटर का फर्क है, सिर्फ 18 पिकोमीटर का। तो आप 14 पोजीशंस आगे जा रहे हो पर जो चेंज है वो सिर्फ 18 पिकोमीटर का है, सिर्फ 18 पिकोमीटर। क्यों है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि 6 से 8% ही डिक्रीज हो पाता है साइज। तो जितना डिक्रीज आपने एक्सपेक्ट किया था उतना डिक्रीज नहीं है यहां पर। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, मतलब जो 4f की ऑर्बिटल्स हैं, 4f की ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भी भर रहे हो लेकिन एक एक करके न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही वैल्यू से बढ़ सकता है ना, पर न्यूक्लियर चार्ज अगर एक वैल्यू से बढ़ता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस चीज को आप समझो, वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन भरा तो उससे शील्डिंग हुई, पर शील्डिंग पुअर है, पर न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ गया, तो उसने खींचा, और जो खींचा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खींचा, तो इसीलिए जो साइज है वो कैसा है, वो पहले वाले के लगभग ही निकल करके आ जाएगा। सबसे ज्यादा साइज यहां पर होगा है ना शुरुआत में, फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा साइज क्या होते चले जाएंगे, ये छोटे होते चले जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले जो एलिमेंट रखा हुआ है इसका साइज सबसे ज्यादा है। अब अगले वाले का साइज आपको भी पता है कि छोटा आना है, पर कितना छोटा आना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें सेंटर से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें न्यूक्लियस कितना पुल लगा सकता है। अब ये पुल जितना ज्यादा लगाएगा इसका साइज उतना छोटा होगा। ठीक है, तो अगर साइज आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा छोटा हो गया, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा छोटा हो गया तो मुझे बताना इन दोनों के बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा छोटा हो रहा है तो ज्यादा होगा या कम होगा, डिफरेंस साइज में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने जो सोचा था साइज उससे भी छोटा हो गया। तो अगर पहले वाले का, एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, अगर पहले वाले का साइज 100 पिकोमीटर के लिए है तो अगले वाले का साइज कहीं 80 पिकोमीटर आएगा। इसको कहते हैं हम लोग कंसिडरेबल डिफरेंस। अगर इतना डिफरेंस है तो 20% का लगभग। पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर डिफरेंस तो आ रहा है पर वो डिफरेंस 6-8% का है बस। अगर पहला 100 है तो अगला अपने पास यहां पर 92 है, 94 पिकोमीटर है, इतना डिफरेंस है। तो हो क्या रहा है कि आप जो सोच रहे थे, आप सोच रहे थे
कि 4f वाले जो है 4f वाले अपने पास क्या करेंगे, 4f वाले पुअर शील्डिंग करेंगे। पुअर शील्डिंग करेंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस देख लेगा और खींचेगा, और खींचेगा तो बहुत जबरदस्त तेजी से खींचेगा, इसलिए साइज को बहुत छोटा करेगा। तो यहां पर यही चीज नहीं हो रही है। पुअर शील्डिंग जो आपने एक्सपेक्ट करी है ना, वो इतनी भी पुअर नहीं है कि साइज को इतना छोटा करा दे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और उसके साथ साथ एक चीज और हो रही है, वो क्या हो रही है कि अपने पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए क्या बढ़ने लगता है मेरे पास, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट को भी कंसीडर कर लूं तो अब इसका नाम न्यूक्लियर चार्ज नहीं रहेगा, अब इसका नाम क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मतलब उस समय कितना लग रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट आपके न्यूक्लियर चार्ज को हमेशा कम करना चाहती है। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा है ना, अगर इसकी वैल्यू बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ती तो साइजेस में डिक्रीज बहुत ज्यादा होता। तो जिस लेवल पर ये बढ़ना था उस लेवल पे नहीं बढ़ पाया। इसका एक सेकंड, शायद यहां पर लिखा होगा, अगर होगा तो चलो कोई नहीं। मुझे बताओ, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज साइज को बढ़ाना चाहता है या ये कम करना चाहेगा। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ये साइज को क्या करना चाहेगा, साइज को हमेशा छोटा करना चाहेगा। ठीक है, वहीं पर एक दूसरी चीज है, और वो क्या है मेरे पास, शील्डिंग। ठीक है, और शील्डिंग में भी मैं कौन सी शील्डिंग कह रहा हूं, पुअर शील्डिंग। अगर पुअर शील्डिंग बढ़ेगी तो ये आपके साइज को बढ़ाना चाहेगी या कम करना चाहेगी। पुअर शील्डिंग अगर बढ़ रही है तो, पुअर शील्डिंग अगर बढ़ेगी मतलब अंदर वाले अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो साइज यहां पे क्या होने लगेगा, अपने पास छोटा होने लगेगा। तो अगर ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा है और बहुत हाई है तो ये साइज को क्या करेंगे, डिक्रीज ही करेंगे। आई बात समझ में। लेकिन जो पुअर शील्डिंग थी, अगर ये पुअर शील्डिंग ना होकर के मेरे पास थोड़ा इफेक्टिव शील्डिंग की तरफ शिफ्ट होने लगे तो साइज क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा इफेक्टिव शील्डिंग पर। अगर आपके पास इफेक्टिव शील्डिंग है तो इफेक्टिव शील्डिंग साइज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अब ये दोनों फोर्सेस एक साथ लड़ने लगेंगी, इफेक्टिव शील्डिंग वाली और उसके साथ साथ वो न्यूक्लियर चार्ज। एक साइज को छोटा करना चाहता है और एक साइज को बढ़ाना चाहता है, तो होगा तो साइज छोटा ही, ठीक है, पर उतना भी छोटा नहीं हो पाएगा जितना आपने सोचा था। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, अगल बगल लड़ रही हैं। अब अंदर किसी को भी नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग हो रही, इफेक्टिव शील्डिंग हो रही, इसका कोई आंसर नहीं होता है। वही डी ब्लॉक वाला है, सेम चीज जो वहां पे हमने कहा था ना कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करना चाहती हैं। तो अब वो काउंटर बैलेंस जो होता है, काउंटर बैलेंस किसी ने देखा नहीं कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक इसके पीछे रीजन सपोर्ट कर देते हैं कि भाई आपको लगा था कि मैं जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाता रहूंगा तो वैसे वैसे शील्डिंग पुअर होती चली जाएगी। ठीक है, पर जितना आपने सोचा था उतनी पुअर नहीं है, ये अभी भी इफेक्टिव है। तो इसका मतलब साइज बढ़ना चाहिए, पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है तो साइज कम होना चाहिए। तो एक कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, तो होगा अल्टीमेटली कम ही, पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, वो शील्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ठीक है, शील्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अपने पास होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज को हमेशा अपने पास प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के पास इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये टॉपिक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सिक्वेंसेस वाला, क्योंकि डेफिनेशन वाली जो चीज होती है अगर वो आ गई तो उसको हम लोग एक बहुत लो लेवल का क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, जो आप पढ़ के गए हो वही आ गया। बट कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि जो अभी तक आपने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक की अपने पास रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसने क्या चेंज ऐसा दिखाया होगा जिसकी वजह से किसी और की प्रॉपर्टी बिगड़ गई होगी। तो अपने पास अगर मैं इसके सिग्निफिकेंट इफेक्ट की बात करूं तो उसी को हम लोग कहते हैं अपने पास कॉन्सिक्वेंसेस। अब जो लैंथेनॉइड्स, आपको पता है कि लैंथेनॉइड्स हमारे पास कहां से कहां तक रखे हुए हैं, वो 57 से 71, लेकिन शुरुआत कहां से होती है इसकी, 58 से, एफ ब्लॉक की। तो ये 58 से लेकर के 71 है। 71 पे लास्ट वाला कौन पड़ता है, यहां पर सबसे लास्ट एलिमेंट कौन था अपने पास, ल्यूटिटियम। अब ल्यूटिटियम के बाद किसकी बारी आ रही है यहाँ पे, हैफनियम की। ये यहां पर जो HF रखा हुआ है ये क्या है मेरे पास, ये हैफनियम है। ठीक है, इससे ऊपर क्या था, इसके ऊपर स्कैंडियम था, फिर टाइटेनियम था, यही था, नहीं नहीं नहीं, स्कैंडियम तो इधर, टाइटेनियम, जिरकॉनियम और ये आपके पास हैफेनियम। ठीक है, अब इस ग्रुप को आप लोग देखना, ये ग्रुप नंबर 4 है ना। आपको पता है कि जब मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हूं तो साइज इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, साइज तो इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये जो जिरकोनियम और जो हैफनियम है, जिरकोनियम से छोटा है साइज। किसका छोटा है साइज यहां पर, हैफनियम का। क्योंकि हुआ क्या, हैफनियम से जस्ट पहले कौन था, हैफनियम से जस्ट पहले था ल्यूटिटियम, और ल्यूटिटियम किसका मेंबर है अपने पास, लैंथेनॉइड सीरीज का।
तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ना साइज में जितना डिक्रीज आना चाहिए था उतना आ नहीं रहा है, बहुत मिनिमल डिक्रीज है। तो अब वो जो छोटा छोटा डिक्रीज चल रहा था उसी चीज को आगे पकड़ते हुए आप यहां तक पहुंचे, हैफनियम तक। तो इसका भी जो साइज है वो अचानक से डिक्रीज थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले कोई एलिमेंट रखा हुआ है। तो जब आप इसको इससे नोटिस करते हो ना साइज को, तो ये जो साइज है इससे भी छोटा निकल करके आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जहां से लेंथेनॉइड्स खत्म करते हैं। इससे पहले कोई दिक्कत नहीं है। देखो 147 के बाद 160 ज्यादा है, और जो मेरे पास ये वेनेडियम नायोबियम वाली जो सीरीज है, देखो यहाँ पर भी 135 के बाद क्या है, 146 ज्यादा ही है। पर जहां आप नायोबियम के बाद यहां पर आनी चाहिए 146, आप देख रहे हो ये दोनों का साइज कैसा निकल करके आ गया, मेरे पास सेम निकल करके आ गया। तो ये है यहाँ पर प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से शुरू हो रही है, ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है लेंथेनॉइड्स की वजह से, मींस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जो लेंथेनॉइड्स में जो आपको साइज में इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली। और इसी वजह से जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, कौन सी होगी सेकंड वाली ट्रांजिशन सीरीज आपके पास, यूट्रियम वाली, और एक यहां पर ये बनेगी, ठीक है, जहां से हैफनियम शुरू हो रखा है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उनमें आपको काफी हद तक एक हम लोग कह सकते हैं कि क्या देखने को मिलेगा, रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगी, एक जैसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। बिकॉज साइज में ज्यादा चेंज आ नहीं रहे, और अगर साइज में ज्यादा चेंज नहीं आएगा तो प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती है, प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर रहती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो पीरियड नंबर जो सेकंड सीरीज है ट्रांजिशन की और जो थर्ड सीरीज है ट्रांजिशन की, उनके एलिमेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, तो उसके पीछे भी रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। सेकंड और थर्ड सीरीज के बीच में, फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट को हटा देंगे, फर्स्ट सीरीज मतलब कौन सी, ये जो स्कैंडियम वाली है ना, इसको नहीं कंसिडर करना है। कौन सी कंसिडर करनी है आपको, ये इट्रियम वाली, ठीक है। इससे यहां से और यहां से जो हैफनियम पड़ रहा है, इस वाली सीरीज में रिजेम्बलेंस है, क्योंकि साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, इन दोनों का तो पूरा ही बराबर है। वैसे इसके बाद अगला कौन सा पढ़ना चाहिए, वेनेडियम होता है। वेनेडियम के आगे क्या रहती है अपने पास, क्रोमियम, और क्रोमियम के ग्रुप का मेंबर कौन है, मॉलिब्डेनम, और उसके बाद कौन आएगा, टंगस्टन। तो अगर आप मॉलिब्डेनम और टंगस्टन को देखो तो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में भी यही चीज है। अब बात क्या होती है कि अगर आपको एलिमेंट का पेयर दे दिया जाए तो वो नाम दे देंगे सिर्फ, ठीक है। हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले कि मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की प्रॉपर्टी एक जैसी क्यों है, जबकि उनके साइज में तो अपने पास क्या होता है, वो तो एक ही ग्रुप के हैं, तो साइज में तो डिफरेंस है, तो प्रॉपर्टी एक जैसी क्यों है, या साइज एक जैसा क्यों है। तो आप क्या रीजन दोगे इसके पीछे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पर इनमें नहीं हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसमें हुआ था, लेंथेनॉइड्स में हुआ था, जिसके कारण अब जो साइज का श्रिंकेज चला आ रहा था ना, वो साइज का श्रिंकेज एज इट इज फॉलो होगा यहाँ पर भी, इस सीरीज में भी, इसके बाद जो पढ़ते हैं। क्योंकि एक जगह अगर कोई चेंज आता है पीरियोडिक टेबल में, तो फिर वो आगे भी उसी मैनर में बढ़ता है, क्योंकि आपने एलिमेंट्स की प्लेसिंग उस हिसाब से करी है। अगला इसमें सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड। सिमिलैरिटी का मतलब है आपको क्या क्या खासियत यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो जो साइजेस है वो लगभग सबके एक जैसे ही थे, जितना डिक्रीज सोच रहे थे उतना डिक्रीज नहीं है, तो केमिकल रिएक्टिविटी सबकी एक जैसी होती है। और अगर आपके पास साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो फिर इनको जो सेपरेट करना है, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप टेक्निक्स यूज करोगे तो जितनी भी टेक्निक्स हमारे पास लाई जाती है वो इस बात पे काम करती है कि एटम्स के जो साइजेस है उनमें डिफरेंस होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी एक अच्छी रेंज से वेरी करते हैं। बट यहाँ पर वो चीज नहीं है, तो आप कौन कौन सी टेक्निक्स यहाँ पर नहीं लगा सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास इसमें लिखा हुआ है कि दीज टेक्निक्स यूज माइनर डिफरेंसेस इन, नहीं सेपरेशन, पहले तो सेपरेशन में एक तो दे रखा है रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद ये आयन एक्सचेंज मेथड्स, ठीक है। ये आपके पास वो मॉडर्न सेपरेशन टेक्निक्स है जिससे इनको अपने पास क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं कि बेसिसिटी डिफरेंसेस पर। बेसिसिटी, आपके जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, ये अपने पास बेसिक होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। आपने बोला बेसिक है, पर बेसिक है तो कितने बेसिक है। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हो ना, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने पर अपने पास साइज क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। अगर आपके पास साइज डिक्रीज होने लगेगा तो उससे क्या होता है, उससे जो कोवलेंट कैरेक्टर है, कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब है कि जो आपने मेटल है, मेटल का बॉन्ड किसके साथ होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ यहाँ पर बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है ना, ये जो कोवलेंट कैरेक्टर है, इनका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, इस कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगेगी। और अगर कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी तो फिर OH तो जल्दी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेस वही अच्छा माना जाता है जो फटाफट अपना हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर दे। लेकिन अगर आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, साइज छोटा होने से कोवलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है,
तो अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और उसके कारण OH का जो रिलीज है वो कैसा हो जाएगा मेरे पास, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ूंगा तो अपने पास जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी क्या करने लग जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज करने लग जाएगा। तो सबसे शुरू में कौन सा हाइड्रोक्साइड पड़ेगा, लैंथेनम का, वो लैंथेनम का ट्राई हाइड्रोक्साइड पड़ रहा है, और लास्ट में किसका हाइड्रोक्साइड पड़ेगा, ल्यूटिटियम का। तो ल्यूटिटियम वाला जो हाइड्रोक्साइड है वो लीस्ट बेसिक है, सबसे छोटा साइज था, इसलिए OH का जो रिलीज है वहां पर हमारे पास सबसे डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए आप लोग ये कोवेलेंट कैरेक्टर वाली चीज याद रखना, क्योंकि अगर ये ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो आपको फिर अपना आंसर देना आना चाहिए कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, मेन बात। कोवेलेंट कैरेक्टर तो जानते ही होंगे ना, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है। अब देखो बेसिक कैरेक्टर को यहाँ पर दो बेस के साथ कंपेयर किया हुआ है, एक बेस है आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहे हैं कि इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से तो ज्यादा होगी बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप लैंथेनम से किसकी तरफ आगे बढ़ोगे, ल्यूटिटियम की तरफ, इनकी जो बेसिसिटी है वो भी डिक्रीज होने लगती है। बेसिसिटी का मतलब है कि अपने पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो। ठीक है, बाकी इनके कुछ यूजेस यहाँ पर लिखे हुए, ये यूजेस आप पढ़ सकते हो। तो इस पे आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हो, एक ध्यान रखना कि एक मिश मेटल होता है हमारे पास, जो मिश मेटल होती है ना, मिश मेटल में भी लैंथेनॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मिश मेटल आप लिख सकते हो, जो मिश मेटल्स होते हैं जनरली अपने पास वहां पर लगाए जाते हैं, जितनी भी आर्मरी होती है ना, जो आपके पास डिफेंस ग्रेड की, मिलिट्री ग्रेड की होती है, जैसे जेट इंजन होते हैं या टैंक के पार्ट्स होते हैं, तो उन सब में मिश मेटल यूज होते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये कलर्ड ग्लासेस हैं, कैटलिस्ट हैं, बाकी टीवी स्क्रीन में फॉस्फोरस लगे हुए होते हैं इनके। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके उसमें भी नोट्स में भी दे रखा होगा, काफी डिटेल्ड वर्जन इसका, नहीं तो यहाँ पर तो लिखा ही है।